चलिए सर, आज हम लोग स्टडी करते हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या नाम है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बेटा सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। बेटा ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट या बोले तो रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन की स्पीड माने रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, ऐसी रिएक्शन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कहने का मतलब यह है कि आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितना भी चेंज करा लो पर रिएक्शन की स्पीड में कोई चेंज आने वाला नहीं है, रिएक्शन के रेट में कोई चेंज आने वाला नहीं है। आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चाहे जितना चेंज करा लो, रिएक्शन की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लीजिए बेटा कोई रिएक्शन है ए गिव्स पी, क्लियर है? इसमें बेटा रिएक्टेंट कौन है? ए, प्रोडक्ट कौन है? पी। तो अगर मान लो हमने क्या किया, ये रिएक्टेंट जो ए है इसका कंसंट्रेशन हमने चेंज किया, इस रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट ए है इसका अलग अलग कंसंट्रेशन लिया और हमने क्या निकाला? रेट निकाला। तो देखा रेट की वैल्यू तो सेम आ रही, इसकी वैल्यू को चेंज करने पर रिएक्शन का रेट चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है बेटा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसको ग्राफिकली भी समझ सकते हैं बेटा। देखो यहां पे मान लीजिए यहां पे बेटा हम लोगों ने रेट ले लिया और यहां पे क्या ले लिया? कंसंट्रेशन ऑफ ए। ए क्या है यहाँ पे? रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहां लिया और यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या दो। ठीक है बेटा, बिल्कुल। आप एक बात बताओ, अगर हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो कैसे? इस तरफ जाओगे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होगा नहीं होगा? क्या हो रहा है? इस तरफ जाने पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और रेट का अगर आप ग्राफ ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, अगर नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है। पर होता क्या है कि हमने ए के कंसंट्रेशन को चेंज किया बेटा, ए के कंसंट्रेशन को चेंज करते गए पर रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। देख लो आपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन खूब चेंज कर लिया पर स्पीड की वैल्यू में कोई चेंज आया, रिएक्शन के रेट में कोई चेंज आया? नहीं आया। तो बेटा ऐसी रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आ गया नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया। मान लीजिए बेटा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? R इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट कौन है? ए। क्योंकि ये रिएक्शन बेटा जीरो ऑर्डर है तो ए की पावर कितनी होगी? जीरो होगी। अब हमें पहले ही से पता ना, वैसे तो पावर कहां से निकालते थे? एक्सपेरिमेंट की, पर हमें ऑलरेडी पता है कि ये रिएक्शन मान लीजिए हम लोगों ने मान ली कि ये रिएक्शन कैसी है? जीरो ऑर्डर, तो पावर क्या होगी बेटा? जीरो। बिल्कुल। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर किसी की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। बिल्कुल। तो रेट एक्सप्रेशन क्या आ गया? आर बराबर के। बिल्कुल। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन है। इस रेट एक्सप्रेशन में अलग ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इस रेट एक्सप्रेशन में कहीं भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है? नहीं है। तो इसका मतलब है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ऐसी रिएक्शन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आ गया नहीं आ गया? तो डिफाइन कर सकते हो, बताओ क्या? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर ऐसे कह दो व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का क्या बेटा? रेट या रिएक्शन की स्पीड डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड ना करे बेटा? बताओ, आप खुद ही बता दो, हम तो बता ही नहीं रहे, बता दो किस पे डिपेंड ना करे? स्पीड रिएक्शन की किस पे डिपेंड नहीं कर रही? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चाहो तो प्यार से मोलर कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, देन द रिएक्शन इज सेड टू बी क्या बेटा? ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आया नहीं आया? सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा क्या करेंगे हम लोग? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले उसको ड्राइव करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी ग्राफ हैं और जिस टाइप के भी क्वेश्चन हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से हमें क्या पता चलेगा? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हमें यह बताएगी कि अलग अलग टाइम पे
रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा। देखो रेट के बारे में तो बताएगी नहीं, क्योंकि रेट तो फिक्स है। रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होती है, जो स्पीड होती है, वो तो पूरी रिएक्शन में क्या रहती है, फिक्स रहती है, उसमें कोई चेंज होता ही नहीं है। तो बस जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, उसका यूज सिर्फ इसलिए होता है कि अलग अलग टाइम पे रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन होगा हम लोग उससे पता लगाएंगे। आ गया नहीं आ गया। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये ग्राफ, इसका मतलब समझ रहे हो, यहां पे अगर आप टाइम भी ले लो तभी यही ग्राफ आएगा। कहने का मतलब बेटा ये है, यहां पे आप टाइम ले लो और यहां पे आप रेट ऑफ रिएक्शन ले लो। मैंने क्या बोला, आप टाइम को मतलब कितना भी रिएक्शन का टाइम बीत जाए, पर रिएक्शन के रेट में कोई चेंज आने वाला नहीं है। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। इसका मतलब है जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो ना तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में डिपेंड करती है, ना ही टाइम पे डिपेंड करती है। उसकी स्पीड मतलब उसका जो रेट होता है वो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। तो अब हम लोग बेटा स्टडी करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और उससे हम लोग क्या जानकारी पाएंगे, ये कि सर अलग अलग टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना होगा। तो चलिए सर डिस्कस करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए सर अब हम लोग स्टडी करते हैं कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में। बेटा इन बेसिक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का यूज हम लोग तब करेंगे जब हम लोग स्टडी करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में। बेटा ये जो फॉर्मूले हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, ये उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बायो स्ट्रीम से हैं। जो मैथ साइड से हैं उन्हें बेटा ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और काफी ज्यादा बच्चों को तो ये फॉर्मूले पहले से ही आते होंगे। पर जो बायो स्ट्रीम से हैं उन्हें बेटा ये फॉर्मूले शायद ही आते होंगे। आते हैं तो अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा आपका। अगर नहीं आते हैं तो आप लोग सीख जाओगे। पर इतना कंफर्म है कि इन फॉर्मूलों को सीखने के बाद जब आप लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो उसको पढ़ने में भी आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। क्लियर है? काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए अगर आपने इन सभी फॉर्मूलों को अच्छे से सीख लिया। तो पहले बेटा हम लोग फॉर्मूले सीखते हैं कुछ इंटीग्रेशन के। क्लियर है? बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। अगर हम लोग किसी का इंटीग्रेशन करते हैं, मान लीजिए कोई वेरिएबल है एक्स, ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में ही हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, x इंटू डी एक्स। तो बेटा x की पावर मान लो यहाँ पे n है, तो इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और साथ में आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। पर याद रखना जो n की वैल्यू है वो -1 नहीं होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। क्लियर है बेटा? बिल्कुल। अगर आप 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करते हो, 1 अपॉन एक्स का x के रिस्पेक्ट में, तो बेटा क्या आएगा, ln x। क्लियर है? अगर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करते हो dx के मतलब x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, ln x, और साथ में क्या आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर आप सिर्फ dx करते हो, मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं है, तब आप इंटीग्रेशन करते हो, तो क्या आएगा बेटा, x आ जाता है। ठीक है? यहां पे मान लो x की जगह कुछ और वेरिएबल हो सकता है, मान लो यहां dt है, तो dt का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, t, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। पर याद रखना बेटा, अगर कोई लिमिट है यहां पे, अभी तो इनमें कोई लिमिट नहीं है, इंटीग्रेशन में कोई भी लिमिट नहीं है। अगर लिमिट आती है तो साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा। कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि मान लो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx का, ठीक है, और आपने जो लिमिट ले ली वो 0 से लेके या 1 से लेके 2 ले ली, मान लीजिए एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक है, तो बेटा dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। कहने का मतलब है यहां पे एक कांस्टेंट होगा 1, मान लिया 1 का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में कितना होगा, x होगा बेटा। ठीक है? क्लियर है? बिल्कुल। और बेटा लिमिट कितनी है, 1 से 2। जब लिमिट होती है ना बेटा, तब हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लेते। लिमिट की वैल्यू को रखते कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले x की जगह आप क्या रखो, 2 रखो बेटा, ठीक है, फिर x की जगह क्या रखो बेटा, आप 1 रखो। पहले अपर लिमिट रखते हैं, अपर वाली वैल्यू, फिर माइनस लोअर वाली वैल्यू, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ गया। क्लियर है? तो अगर इस तरीके के इंटीग्रेशन आए तो आप कर लोगे। अच्छा एक बात बताओ, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट कब लगाना है, जब लिमिट नहीं होगी। जब लिमिट है तब इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगाएंगे,
लिमिट आने से क्या चेंज हो जाता है? कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा चेंज। क्या कि सबसे पहले तो आपका काम होता है इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको जो लिमिट दी गई है उसकी वैल्यू को रखना। पहले अपर वाली वैल्यू को रखते हैं, फिर माइनस करके लोअर वाली वैल्यू को, और आपका आंसर आ जाता है। आया नहीं आया? सर बिल्कुल आ गया, कोई डाउट नहीं। तो इतने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं जो आपको यूज होंगे। कब? जब हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को पढ़ेंगे। अब बेटा कुछ लॉग के फॉर्मूले हैं, उनके बारे में भी जान लो। पहले तो बहुत ध्यान से देखिए बेटा, जो लॉग होता है ना, लॉग 2 टाइप का होता है बेसिकली। एक लॉग बेस ई और एक होता है लॉग बेस 10। बेटा जो लॉग बेस ई होता है ये नेचुरल लॉग होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? ln। जब भी मैं कहीं ln लिखूं तो समझ लेना आप उसका मतलब लॉग बेस ई ही है। क्लियर है? बिल्कुल है। अच्छा एक बात और, अगर इस वाले लॉग को इस वाले लॉग में चेंज करना है, मान लीजिए हमारे पास लॉग बेस ई एक्स है और हमें से चेंज करना है लॉग बेस 10 एक्स में, तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे? बेटा 2.303। इस बात को याद रखिएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते या ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते, बताओ क्या? लॉग बेस ई को क्या लिख सकते हो आप? ln x। तो याद रखना ये दोनों चीजें एक ही हैं बेटा। ये जो ऊपर लिखी है और नीचे लिखी है ये बात क्या है? एक ही है। ये और ये फॉर्मूला क्या है? एक ही है। आप लॉग बेस ई को ऐसे भी लिख सकते हो या आप लॉग बेस ई को ln करके भी लिख सकते हो। आया नहीं आया? सर बिल्कुल। लॉग के कुछ फॉर्मूले तो आप सभी को याद होंगे, बिल्कुल। लॉग m अपॉन n बेटा क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग n। ये दोनों ही लॉग के लिए वैलिड होते हैं, ये फॉर्मूले दोनों ही लॉग के लिए वैलिड होते हैं, इस बात को याद रखना। अगर लॉग m अपॉन n है तो बेटा क्या हो जाएगा? लॉग m माइनस लॉग n। बिल्कुल। अगर मान लीजिए लॉग m इंटू n है तो बेटा क्या होगा? बिल्कुल लॉग m प्लस लॉग n। बिल्कुल, बहुत अच्छे सर। एक बात और, अगर मान लीजिए बेटा लॉग m की पावर n है तो क्या होगा? पावर जो होती है बेटा वो मल्टीप्लाई में आ जाती, n लॉग m। अच्छा एक बात मैं आपको और अच्छे से बता दूं, अगर मान लीजिए बेटा लॉग बेस e है, ठीक है, और आप जिसका लॉग कर रहे हो वो भी e है और उसकी पावर मान लो कुछ भी x है, अगर आपका लॉग का जो बेस है वो e है और जिसका लॉग कर रहे हो वो सेम है, तो सिर्फ क्या बचती है बेटा? पावर बचती है। इस बात को याद रखना। हम ऐसे मान लो लॉग बेस 10 है और आप जिसका लॉग कर रहे हो वो 10 है और 10 की पावर मान लो y है, तो सिर्फ क्या बचेगी? पावर बचेगी y। आ गया नहीं आ गया? समझो? बिल्कुल। तो इतने फॉर्मूले हैं बेटा जिसको आपको याद रखना है। अगर ये फॉर्मूले आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो याद कर लो। क्लियर है? याद करने के बाद अब हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में बेटा? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और सबसे पहले किसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिटरमाइन करेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। क्लियर है बेटा? तो समझ में आया आपको? बिल्कुल आया सर। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं dx के x के रिस्पेक्ट में तो क्या आता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1। बस n की वैल्यू -1 नहीं रहनी चाहिए। अगर -1 होगी तो ये हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। देखो इंटीग्रेशन कांस्टेंट साथ में तभी आएगा जब बेटा हम लोग क्या करेंगे? फिर से सुनो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट साथ में तभी आता है जब लिमिट नहीं होती। ठीक है? इसमें एक तरीके से अगर मैथ वाले होंगे तो वो अच्छे से समझ जाएंगे। जब लिमिट नहीं होती तब इंटीग्रेशन को या इंटीग्रल को बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, और जब लिमिट आ जाती है तो इन्हें बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। खैर इतने डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। तो बताओ लिमिट के आने से क्या चेंज हो जाता है? एक तो सर इंटीग्रेशन कांस्टेंट हट जाता है। दूसरी बात सेम तरीका होता है, बिल्कुल डरना नहीं है। सबसे पहले जिसका इंटीग्रेशन करना है उसका इंटीग्रेशन कर दो, फिर जो लिमिट है वो लिमिट की वैल्यू उसमें रख दो, उस वेरिएबल में। आया नहीं आया? अब हम लोग यूज करेंगे तो आपको समझा देंगे। बस याद रखना कि जरूरी नहीं है कि x ही हो, x की जगह कुछ भी हो सकता है। यहाँ t हो जाए तो यहाँ भी dt हो जाएगा। मान लो यहाँ पे a हो जाए तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? हाँ da हो जाएगा। क्लियर है बेटा? बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग स्टडी करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। लिख लीजिए आप ऐसे बहुत अच्छे से। चलिए सर अब हम लोग स्टडी करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या बेटा स्टडी करने वाले हैं? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। कौन से ऑर्डर के लिए? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बेटा किसी भी ऑर्डर के लिए अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिटरमाइन करना है
तो बस आपको बेसिक फॉर्मूले की जानकारी होनी चाहिए जो अभी हाल ही में हम लोगों ने स्टडी किया है। क्लियर है? तो अभी तो फिलहाल में हम लोग क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिटरमाइन करेंगे। कैसे? देखिए बेटा, मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है ए गैस पी, और हम लोगों ने मान लिया ये रिएक्शन बेटा कैसी है, जीरो ऑर्डर है। तो अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो इसका रेट एक्सप्रेशन बेटा क्या होगा, R इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो। बेटा इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रेट। क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल रेट। ये R बराबर क्या आ गया, के। बेटा जो रेट एक्सप्रेशन से जो रेट निकालते हैं वो कहां से निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट से। तो इससे हम लोग एक्सपेरिमेंटल रेट भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल रेट। क्लियर है बेटा? बिल्कुल। अगर आप चाहो तो ए के टर्म में इंस्टेंटेनियस रेट लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल। ए के टर्म में बेटा बताओ इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा। अगर हम लोग बात करें बेटा ए के टर्म में इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, आर बराबर माइनस का डी ए ऑफ डी टी। करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल सर। आप एक बात हो, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये ए के टर्म में इंस्टेंटेनियस रेट हम लोगों ने लिख दिया। इसी को बेटा थ्योरेटिकल रेट बोलते हैं। जो हमारे इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट होते हैं बेटा ये कैसे होते हैं, थ्योरेटिकल। और जो रेट एक्सप्रेशन से हम लोग रेट निकालते हैं वो कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल। पर दोनों की वैल्यू होगी तो बराबर, बिल्कुल। अगर हम इसको इक्वेशन बेटा फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें तो दोनों को आपस में इक्वल रख देंगे, बिल्कुल। फ्रॉम इक्वेशन क्या बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। बताओ क्या करेंगे आप, दोनों को बराबर रख दो सर। क्या रख दो, बराबर। के बराबर माइनस का डी ऑफ ए अपॉन डी टी। बिल्कुल आ गया, नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया सर। जब बेटा आप एक्सपेरिमेंटल रेट को और थ्योरेटिकल रेट को आप बराबर रखते हो तो जो इक्वेशन आती है इसी को बेटा बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। चाहो तो आप इसको ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हो, dt को आप इस तरफ लेता हो तो k dt माइनस का d ऑफ a। क्लियर है? इसको भी आप डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोल सकते हो। पर जब बेटा हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें कौन सी रेट इक्वेशन मिल जाएगी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो बहुत ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे क्या है, k इंटू डी टी। बिल्कुल, माइनस का d ऑफ a। ठीक है, हमने क्या कर दिया बेटा, इंटीग्रेशन कर दिया ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें तो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, चलिए इस तरफ कर दिया k इंटू डी टी। इंटीग्रेशन लिया और बेटा हम लोग लिमिट ले रहे हैं कि हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में जो टाइम है वो जीरो था और जीरो फिर बाद में टाइम कितना हो गया, टी। ठीक है, और यहां पे भी बेटा हम लोगों ने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया डी ऑफ ए। बिल्कुल। एक बात बताओ, जब टाइम जीरो था तो जो यहां पे जो ए है वो क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। जब टाइम जीरो होता है मतलब जब रिएक्शन शुरू नहीं होती है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, मैक्सिमम। तो हमने मान लिया कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जब टाइम जीरो पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, ए नॉट। टाइम टी पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा और मान लो कितना हो गया बेटा, ए हो गया। आया नहीं आया? तो बिल्कुल सर, यहां पे जो लिमिट है वो जीरो से टी है और यहां पे जो है वो ए नॉट से ए है। आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। अब हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। आप एक बात बताओ, कि क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन होता नहीं तो कांस्टेंट को आप बाहर ले लो। ठीक है, dt, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर आप याद रखो फॉर्मूले मैंने बताया था dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। ऐसे ही dt का इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा, t होगा। क्या होगा, t। और लिमिट बेटा क्या से क्या होगी, जीरो से t। लो सर, हो गया। इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि यहां पे बेटा लिमिट है तो इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग नहीं लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे dt का t होता है ऐसे dA का क्या होगा सर, a होगा। क्या होगा, a होगा बेटा। क्या होगा, a। dA का होगा a और लिमिट हमारी क्या है, a नॉट से a। क्लियर है बेटा? आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया सर, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या कि लिमिट रखेंगे? अब बिल्कुल रख दो, बिल्कुल। लिमिट क्या रखेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले t की जगह क्या रखो बेटा, t रखो, माइनस, फिर t की जगह क्या रखो, जीरो रखो। रख दिया सर।
माइनस ऐसे बेटा इसमें पहले ए की जगह क्या रखो ए। अच्छा चाहो तो आप ब्रैकेट लगा सकते हो, ब्रैकेट हम इसलिए लगा रहे हैं कि इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, इसलिए मैं यहां पे लगा रहा हूं। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। माइनस अपर लिमिट रख दिया, माइनस लोअर लिमिट। पहले आपने ए की जगह बेटा क्या रखा, ए की वैल्यू रखी। अब ए की जगह क्या रखोगे, ए नॉट रखोगे। रखो आप ए की जगह आप क्या रखोगे, ए नॉट, ए नॉट। क्लियर है बेटा, बिल्कुल, बहुत ध्यान से। t माइनस जीरो कितना होता है सर, बहुत आसान है, t ही तो होता है, तो kt आ गया यहाँ पे। यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसका हो गया, माइनस का, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। बिल्कुल, अब बताओ आप लोग, अब बताओ इसको आप पहले लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। kt बराबर क्या आ गया, ए नॉट माइनस ए। इसको एक तो इक्वेशन हो गई, हम इस इक्वेशन को ग्राफ बनाने में यूज करेंगे। अब ये हम इसे भी कह सकते हैं क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के बराबर ए नॉट माइनस ए अपॉन बेटा क्या, टी। तो ये भी हमारी क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद तो यही है। बताओ क्या किया, कुछ नहीं किया सर, एक रिएक्शन ली हम लोगों ने, उस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिख दिया, क्योंकि हमें पता था जीरो ऑर्डर है, तो हमने यहाँ पे रिएक्टेंट की पावर क्या ली, जीरो, और पावर जीरो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आर इक्वल टू के, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल रेट हो गया। इसी का हमने एक थ्योरेटिकल रेट ले लिया, इंस्टेंटेनियस रेट, दोनों को बराबर रख दिया। बराबर रखा तो हमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मिल गई, उसका इंटीग्रेशन रख दिया लिमिट को रख के, तो हमारी क्या आ गई, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आया नहीं आया, बिल्कुल आया। बाय वाले बच्चे जो है ना, अगर उनको समझ में ना आए तो आप पर्सनली भी चैट ऑप्शन में जाके आप हमसे पूछ सकते हैं। पर देखो डेरिवेशन पेपर में बहुत ही रेयर ऑफ द केसेस है कि पूछा जाए, ज्यादातर जीरो ऑर्डर रिएक्शन से बेटा क्या आते हैं, ग्राफ आते हैं। आप यकीन मानिए एनसीईआरटी में इस इक्वेशन का यूज सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाने में किया गया, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि न्यूमेरिकल कभी आ नहीं सकता, आ सकता। कैसे, आपको ए नॉट की वैल्यू दे देंगे। ए नॉट यहाँ पे क्या है, हाँ ए नॉट है बेटा, लिख लो आप, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम जीरो पे। जीरो पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो ए नॉट है। ए क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, ऐसे ही बोल सकते हैं। टी इज द टाइम और के क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट। आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो बेटा क्या करते हैं हम लोग, कुछ ग्राफ बना लेते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं। जरा ध्यान से देखिए, ग्राफ किस पे बनाते हैं, देखो बहुत ही ध्यान से देखिए बेटा, इस पे एक ही ग्राफ बनेगा। ध्यान से देखो बेटा, अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे बेटा हम लोग किसके बीच में, ए वर्सेस टी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। बिल्कुल, तो बेटा जब भी आपको ग्राफ बनाना हो तो आप क्या करेंगे, एक को आप y मान लो और एक को क्या मान लो, x मान लो, ठीक है। एक को y मान लो, एक को x। ज्यादातर जब आपको टाइम जब मिले तो टाइम को x ही मानना है, ठीक है। आपको इस इक्वेशन का यूज करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपको इसका ग्राफ आता है, बाय वालों को इसका ग्राफ नहीं आता होगा, उनको भी मैं बता देता हूं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ आना चाहिए, क्योंकि इसी की मदद से बेटा, इसी की मदद से हम लोग लगभग सभी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो बताओ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इसका ग्राफ क्या होता है, ये सर y एक्सेस है और ये x एक्सेस है। c का मतलब होता है बेटा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस, y एक्सेस में कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। m का मतलब होता है बेटा स्लोप। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ कहां जाएगा, नीचे, क्योंकि यहां पे m क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, तो ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर। आ गया नहीं आ गया। अगर m की वैल्यू यहां नेगेटिव होती तो ग्राफ नीचे ऐसे ले जाते। आ गया नहीं आ गया सर, बिल्कुल आ गया। तो चलिए ड्रॉ करते हैं जिसके बारे में हम लोग को ग्राफ पूछा गया। बहुत ध्यान से देखिए, हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करिए। हमने क्या मान लिया, एक को y मान लिया, एक को x। क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कहीं ऐसी इक्वेशन है जिसमें ये दोनों है, बिल्कुल है। हमारे पास रखी है कौन सी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये देखिए आप, तो आपके पास एक इक्वेशन है के टी बराबर ए नॉट माइनस क्या बेटा, ए। इसमें बताओ y क्या है, y हमारा जी है और x क्या है, ये। बेटा हमेशा याद रखा करो, इसको हमें कन्वर्ट करना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो y को आप, y इसी को तो माना है और x ऐसे माना है, तो y को आप इस तरफ ले आओ। तो
तो ये इस तरफ आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बिल्कुल। और इसको इस तरफ लाओ, ये इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का KT प्लस का A0। हो गया नहीं हो गया बेटा, बिल्कुल। तो देखो अब कंपेयर कर दो, अब y इज इक्वल टू mx प्लस सी। देखो बिल्कुल सही जगह लगे हैं सभी, बिल्कुल। इसी को तो हम लोगों ने y माना था, इसी को हम लोगों ने क्या माना था, x। ये हमारा हो गया c, ये हमारा हो गया m। आ गया नहीं आ गया? अब ग्राफ खींच लो बेटा, बताओ, आप लोग खुद बताओ। यहां पे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, y की जगह बेटा क्या है, a। यहां पे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, x। यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, t। चलो आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल सर। अब बताओ c की वैल्यू क्या है, a0। c का मतलब y एक्सिस में इंटरसेप्ट a0। आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल। अब m की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस k है। जो स्लोप है वो माइनस में है, तो ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे? सर नॉर्मल सी बात है, आपने बोला था कि अगर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे जाएगा। ये लो नीचे जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो जो स्लोप है ना बेटा, वो स्लोप है माइनस के, या स्लोप को आपको जानते हो, अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप बराबर tan थीटा भी होता है। अगर जीरो ऑर्डर से क्वेश्चन आया बेटा, जीरो ऑर्डर से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया तो वो ग्राफ से ही आएगा। वो कैसे, और आया भी आप देख लीजिएगा, उन्होंने आपको ग्राफ दे देंगे, आपको ग्राफ बना के दे देंगे और आपसे बोल देंगे क्या कि बताओ कौन से ऑर्डर रिएक्शन का, कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये ग्राफ है। तो आप पहचान जाएंगे किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। और आपसे बोलेंगे स्लोप डिटरमाइन कीजिए, तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, माइनस। तो आपको देखो, आपके सिलेबस में क्या है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को ही डिटेल में पढ़ाया गया है। तो या तो जीरो ऑर्डर का ग्राफ होगा या फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम बता देंगे कैसे आप ग्राफ को देख के पहचान लोगे वो जीरो ऑर्डर का या फर्स्ट ऑर्डर का है। क्लियर है? और ग्राफ जनरली हम लोग ड्रॉ करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। आ गया नहीं आ गया बेटा, बिल्कुल आ गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो हमें पढ़नी थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। एक चीज बेटा और है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो हम लोग यही जानेंगे कि सर हाफ लाइफ होती क्या है, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कैसे निकालेंगे। बेटा इसी इक्वेशन की मदद से हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालेंगे। चलिए बेटा इसको मैं मिटा देता हूं, फिर हम लोग पढ़ते हैं हाफ लाइफ। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन कर लेंगे, यकीन मानो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको समझना है, सिर्फ क्या करना है, समझना है। सर समझ तो रहे हैं, बचपन से समझ ही तो रहे, आज भी समझ ले रहे हैं, ठीक है, समझ लो, थोड़ा और समझ लो। चलिए सर अब हम लोग स्टडी करते हैं हाफ लाइफ के बारे में। बेटा हाफ लाइफ को डिनोट करते हैं टी हाफ से। बेटा सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हाफ लाइफ होती क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो बहुत ही आसान है बेटा, कि मान लीजिए रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो A0 है। अच्छा एक बात बताओ, A0 है और टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो घटेगा नहीं घटेगा, बिल्कुल। पहले A0 है, टाइम जैसे ही पास होगा, मतलब रिएक्शन जैसे ही आगे बढ़ेगी, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा। और एक समय आएगा जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट के मान लो कितना हो गया, A0/2। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये मान लो फाइनल कंसंट्रेशन है। तो A0 से A0/2 होने में जितना समय लगता है बेटा, A0 से A0/2 होने में जितना समय लगता है, उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, टी हाफ, मतलब हाफ लाइफ। आ गया नहीं आ गया? एक बेसिक से एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन है, उसका इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मोल पर लीटर है, ठीक है। कुछ समय बाद उसका मतलब जैसी रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज। एक समय ऐसा आएगा कि इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 50 मोल पर लीटर। तो 100 मोल पर लीटर से 50 मोल पर लीटर होने में जितना भी टाइम लगा बेटा, उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। आ गया नहीं आ गया? बहुत आसानी से इसको बेटा एक तरीके से और हम लोग बता सकते हैं। बताओ क्या मतलब, रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में। अगर एक बात बताओ, रिएक्टेंट आधा खत्म हो गया, अगर रिएक्टेंट पहले इतना था अब इतना बचा, मतलब आधा बचा हुआ है, तो आधा तो खत्म हो गया ना। तो आधा खत्म हो गया, इसका मतलब आधी रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट। तो कहने का मतलब है कि वो टाइम जिसमें रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए, वो टाइम जिसमें रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए, उस टाइम को बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाफ लाइफ। या इससे भी डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट के कितना हो जाए, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू
द हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा हो जाए, इसको होने में जितना भी समय लगे उसको बेटा बोलते हैं हाफ लाइफ। आ गया, बस इतना याद रख लो, बाकी सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं। हाफ लाइफ की डेफिनेशन बहुत ही रेयर है, ज्यादातर यही आ जाएगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ को डिटरमाइन करो, ये आ सकता है। देखो यहाँ पे, तो बताइए बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे? पहले यकीन बताओ, ये सच में आया नहीं आया आपको? सर बिल्कुल आ गया। बहुत सबसे आसान डेफिनेशन तो मैं सर यही लगी कि रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में जो समय लगता है वही क्या बोलते हैं हाफ लाइफ। आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ कैसे डिटरमाइन करेंगे? बहुत आसानी से बेटा, बहुत आसानी। देखो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेटेड इक्वेशन थी के बराबर ए नॉट, के बराबर ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, यही तो थी। बिल्कुल। अब एक बात बताओ, हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रख देंगे? ए नॉट। फाइनल कंसंट्रेशन क्या रख देंगे? ए नॉट बाई 2। और टाइम की जगह क्या रख देंगे? टी हाफ। देखो ये हमारा क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा। और ये क्या हमारा? फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये हमारा क्या है? टाइम। रख दो आप, इसी में रख दो, आ जाएगा बेटा, कहानी क्लियर है। आप के की जगह तो के रखो, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा ए नॉट है तो ए नॉट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। माइनस बेटा ए की फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो गया? ए नॉट बाई 2, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है इसमें? टी हाफ, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आप एक बताओ, यहाँ पे एलसीएम लोगे 2, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एक में आधा माइनस करो आधा, इसमें थोड़ी लोगों को आपत्ति हो जाएगी, इसलिए हम अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। टी हाफ को हम इस तरफ लेता है, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लिया, ए नॉट माइनस ए नॉट। अरे 2 एलसीएम लिया, यहाँ पे 2 ए नॉट आ जाएगा नहीं आ जाएगा? सर बिल्कुल आ जाएगा। ये तो इतनी तो मैथ आती है ना एलसीएम बाय वालों को, बिल्कुल आती है सर। एक बात बताओ, 2 ए नॉट माइनस ए नॉट कितना हो जाएगा? सर ए नॉट। तो यहाँ पे टी हाफ लिखा है, के को आप नीचे ले जाओ, ऊपर बचा है बेटा क्या? ए नॉट अपॉन 2 के को आप नीचे ले गए। ये आ गया आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ का फॉर्मूला। आ गया नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया, कोई भी डाउट नहीं है। अच्छा, इस फॉर्मूले से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही? इस फॉर्मूले से बेटा हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है, देखो के तो बेटा कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट ही है, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कभी आ जाए कि प्रूव दैट द हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो आप इसको ड्राइव कर देना और यहां लिख देना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। आ गया नहीं आ गया? सर बिल्कुल। इसको ग्राफिकली भी चाहो तो आप बना सकते हैं। देखो बेटा ये चीज समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अच्छा, इस पे आप ग्राफ भी बना सकते हो। ग्राफ तो हमेशा याद रखना, बताओ क्या हमेशा याद रखना? सर जब भी हमें ग्राफ बनाना हो तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बताओ आपको ग्राफ क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है बेटा किसके बीच में? हाँ, ए नॉट वर्सेस किसके बीच में? टी हाफ के वर्सेस। बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से बेटा। देखो यहाँ पे इसमें बेटा मान लो हमने इसको y मान लिया, इसको क्या मान लिया? x। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा। देखो यहाँ पे हमने लिया टी हाफ और यहाँ पे क्या ले लिया बेटा? ए नॉट। तो अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों किसी इक्वेशन में है? हाँ है सर, इसी इक्वेशन में है। इक्वेशन है हमारे पास टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k, ठीक है। तो हम इसको y माना है ना? बिल्कुल। इसको क्या माना है? x। तो y इज इक्वल टू एम एक्स। क्या c है इसके साथ? नहीं है सर, c नहीं है तो बेटा यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो 0 है, मतलब ग्राफ जो होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। अब एक बात देखो, x क्या है हमारा? ए नॉट, ये हमारा x है। अब बचा m की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन 2k, 1 अपॉन 2k। तो बताओ स्लोप की वैल्यू जो है वो बेटा पॉजिटिव है। देखो कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आए तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे, तो शायद अच्छे से समझ में आ जाए आप सभी को। इसको हम ऐसे लिख दें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। क्या हम इसको ऐसे लिख दें? ए नॉट इंटू 1/2k। बेटा लिख सकते नहीं लिख सकते? बताओ ईमानदारी से बताओ, ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो इसको हमने कंपेयर कर दिया इस इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या c यहाँ पे है? नहीं है, यहाँ पे कोई भी c नहीं है, तो 0 है। तो ग्राफ बेटा कहां से स्टार्ट होगा? यहां से। अब एक बात बताओ, y हमारा ये था, हमने लिख दिया y की जगह।
x हमारा ये था, हमने x की जगह लिख दिया। अब हमारा जो m है वो कितना है 1/2 के। स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ तो ऊपर जाने वाला है, बिल्कुल ये सर ग्राफ गया ऊपर। और स्लोप की वैल्यू बेटा कितनी आई, स्लोप का मतलब होता है m, कितनी आई 1/2 के। क्लियर है, बिल्कुल आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट है, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन जीरो ऑर्डर पे आ सकते हैं। अभी तो क्वेश्चन की तो बात ही नहीं करी। बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा क्या कि सर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है, या फिर हम कहते हैं जो रिएक्शन का जो रेट होता है, स्पीड होती है, वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप चेंज करते रहो, स्पीड में कोई चेंज आने वाला नहीं है। क्लियर है। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या, कुछ फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। फिर उसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को ड्राइव किया, किसकी, जीरो ऑर्डर की, जो कि ये निकल के आई थी k बराबर कहां गया, k बराबर a0 माइनस a/t। क्लियर है। उसके बाद फिर हम लोगों ने हाफ लाइफ पढ़ा, और हाफ लाइफ हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाली, जो कि ये आई। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। आ गया नहीं आ गया। हाफ लाइफ क्या होती है इस बात को भी हम लोग जान चुके हैं। चलो अब बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बाद बेटा हम लोग फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे बहुत सारे, फिर आपके यकीन मानो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी आप इसको जो भी मैं समझा रहा हूं इसको आप बस समझो, टॉपिक बिल्कुल कंफ्यूज मत करना आप अपने आप को। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का जो डेरिवेशन कराया उस डेरिवेशन को करने की कोशिश करना। फिर उसके बाद मैंने जो ग्राफ बनाया, दो ग्राफ बनाए मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, एक तो हाफ लाइफ वाला और एक जो हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से बनाया था, किसके बीच में, a वर्सेस t। तो ये दोनों ही ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, अगर नहीं आए तो आप उसको दोबारा देख लो। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अच्छा एक चीज और है, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं आपको बता दूं जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है ना बेटा, जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है सनलाइट के प्रेजेंस में, वो सारी एग्जाम्पल होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जितनी भी एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन होती है, जितनी भी एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन होती हैं, वो भी बेटा क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल। तीसरा, अगर किसी गैस का डिकम्पोजिशन होता है, जैसे आपने देखा होगा अमोनिया गैस जो होती है प्लेटिनम सॉलिड के सरफेस में उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। ये बेटा रिएक्शन मैं लिखे दे रहा हूं, आप समझ पाओ तो ठीक है। 2NH3 गैस है, प्लेटिनम सरफेस पे इसका डिकम्पोजिशन होता है N2 गैस प्लस 3H2 गैस। ये भी एग्जाम्पल है किसका बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कितने एग्जाम्पल पढ़े, जनरली 3। जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है सनलाइट के प्रेजेंस में, वो सारी की सारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है। दूसरा, एंजाइम कैटालिसिस जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। और ये भी, इसमें क्या हो रहा है, अमोनिया गैस का प्लेटिनम सरफेस पे डिकम्पोजिशन हो रहा है और वो टूट के N2 गैस और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रही है। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ क्या बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल। एग्जाम्पल कभी कभी दे देते हैं और पूछ देते हैं कि बताओ ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है, तो आप डिटरमाइन कर सकते हो। चलो अब बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। चलो